हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू करने से पहले हम देखेंगे टॉपिक पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक थर्मोडायनामिक सिस्टम, ओके, जिसमें सिस्टम मीन्स एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे हम, जिसमें सम क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस भरी होगी और जिससे फिट किया होगा हमने एक मूवेबल मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, इसके अंदर हमारी आइडियल गैस भरी हुई है और हमने यहाँ पे लगाया एक मासलेस, फ्रिक्शनलेस और फ्रीली मूवेबल एक पिस्टन। ओके, तो इन दिस द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज़ अ सिस्टम एंड द सिलेंडर अलॉन्ग विद द पिस्टन इज़ इट्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो भी हमारी गैस है सिलेंडर के अंदर रखी हुई वो है हमारी सिस्टम, और सिलेंडर के साथ पिस्टन जो है वो काम कर रहा है यहाँ पे एनवायरनमेंट का। ओके, एनवायरनमेंट का। तो फर्स्ट कंसिडर द वर्क डन बाय द सिस्टम। द गैस इज इंक्रीजिंग द गैस, ओके, द सिस्टम मीन्स द गैस, ओके, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ड्यूरिंग एक्सपांशन। तो क्या होगा, पहले हम कंसिडर करें कि हमारा सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा, मतलब हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो गैस है वो सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी। किस तरीके से? थ्रू एक्सपांशन। तो एक्सपांशन में क्या होगा, हमारी गैस फैलेगी, तो उसके कारण हमारा जो पिस्टन है वो आगे पीछे की तरफ जाएगा। ओके, समझ लीजिए कि पीछे की तरफ जाए, तो उसके कारण ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर, ओके, ये वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का बढ़ जाएगा गैस के साथ। जैसे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही सिलेंडर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, the gas molecule which strike the piston lose their momentum to it and exert the pressure on it। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पहले ही देख चुके हैं कि हमारे जो गैस मॉलिक्यूल है वो टकराते हैं इन वॉल्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो गैस मॉलिक्यूल है ये टकराएंगे पिस्टन के साथ। ओके, इनकी कुछ तो भी वेलोसिटी है, उनका कुछ तो भी मास है, तो इनका कुछ तो भी मोमेंटम होगा। तो जब ये टकराएंगे इस पिस्टन के साथ तो क्या होगा, ये अपना मोमेंटम लूज़ करेंगे, मतलब ये जो हमारी जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस पिस्टन की वॉल के ऊपर। ओके, एज अ रिजल्ट पिस्टन मूव थ्रू फाइनाइट डिस्टेंस। तो उसके कारण क्या होगा, हमारा पिस्टन समझ लीजिए पहले समझ लीजिए इस इनिशियल पोजीशन पे था पहले, तो अब वो जी फाइनाइट डिस्टेंस से मूव होगा। ओके, द गैस डज द पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो गैस है, मतलब जो सिस्टम है, उसने पॉजिटिव वर्क किया पिस्टन के ऊपर। ओके, तो दैट्स अ पॉजिटिव वर्क, इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क। जब हमारा सिस्टम खुद होकर वर्क करता है तो उसे हम पॉजिटिव वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट केस, व्हेन अ पिस्टन इज पुश्ड इन। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पिस्टन को अंदर की तरफ ढकेलेंगे। ओके, तो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। हमारी जो भी वॉल्यूम है हमारी गैस का यहाँ पे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। द गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक इट गेन मोमेंटम विच फ्रॉम द पिस्टन। तो क्या होगा, जब आप इस पिस्टन को अंदर की तरफ ढकेलोगे तो क्या होगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल है गैस के वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ओके, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो एक दूसरे के साथ टकराने के कारण वहाँ पे उनका मोमेंटम बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बाहर से वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो ये जो वर्क है यहाँ पर, तो वो हो गया नेगेटिव वर्क। ओके, तो गैस ने किया नेगेटिव वर्क हमारे पिस्टन के ऊपर, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, और तो जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करे तो वो पॉजिटिव वर्क, और जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करे तो वो हो गया नेगेटिव वर्क। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। ओके, सिस्टम, फिर से एक बार सुनिए, सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है, ओके, वो अगर सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो वो हो गया पॉजिटिव वर्क। ओके, और अगर हमारा सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग वर्क करता है तो वो हो गया नेगेटिव वर्क का। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पढ़ने वाले, हम इसे विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक फिगर, ओके, जिसमें सेम हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है। सिस्टम मीन्स गैस, जिसको हमने इनक्लोज किया है एक सिलेंडर में। ओके, जिस पे हमने लगाया एक मूवेबल मासलेस और एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ओके, तो जिसकी मदद से हम हमारे सिस्टम का मीन्स हमारे गैस का वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सो दैट इट्स वॉल्यूम कैन बी चेंज। ओके, लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज ए। तो समझ लीजिए हमारा जो ये सिलेंडर है, ओके,
उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है समझ लीजिए ए। तो अगर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो पिस्टन का भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा। ओके, तो लेट कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन बाय BP। तो समझ लीजिए कि हमारी जो सिस्टम है, हमारी सिस्टम मीन्स यहाँ पे गैस, सिस्टम मीन्स यहाँ पे है गैस। तो जो हमारी गैस है वो पिस्टन के ऊपर क्या करेगी, फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ओके, और वो प्रेशर समझ लीजिए कांस्टेंट है P। ओके, दैट प्रेशर इज़ नथिंग बट P। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको होता है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो इससे हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो फोर्स जो हमारी गैस एग्जर्ट करेगी इस पिस्टन के ऊपर, या फिर जिस फोर्स के साथ हमारा पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा, तो दैट F इज इक्वल्स टू व्हाट, P इंटू A। Okay, that is written over here. F is equals to PA. The total force exerted by the system on the piston will be what? F is equals to PA. Okay, we already discussed it. Next. Okay, if the piston move through infinitesimal means very small distance dx। अब समझ लीजिए कि हमारा जो पिस्टन है, ओके, एक छोटी सी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो समझ लीजिए पहले हमारा पिस्टन यहाँ पे था। ओके, लेट्स से x1। ओके, फिर हमारा पिस्टन यहाँ से मूव हुआ और गया यहाँ पर। ओके, जब गैस ने उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया तो हमारा पिस्टन मूव हुआ, x1 से गया वो x2 के ऊपर। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है x1 माइनस x2, ओके, उसे हम बोल देते हैं dx। ओके, तो ये जो dx है ये बहुत स्मॉल है। ओके, तो हमारा जो पिस्टन है ये स्मॉल डिस्टेंस dx से आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। ओके, या फिर कह सकते हैं हम हमारे राइट की तरफ वो शिफ्ट हुआ। ओके, ड्यू टू फोर्स F। तो फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस, ओके, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे हमारा पिस्टन मूव हुआ मीन्स वहाँ पे कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब हमारे फोर्स ने कुछ तो भी वर्क डन किया, और उस वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट F इज अ फोर्स विच इज एक्सर्ट बाय द गैस ऑन द पिस्टन एंड dx इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पिस्टन। तो अब F का फॉर्मूला तो है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू PA, जो कि है इक्वेशन 1 से आया है। dx जैसे का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे A और इंटू dx ये मिला के बनता है वो वॉल्यूम जो कि है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसे हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ओके, तो समझ लीजिए कि ये हमारा सिलेंडर है। ओके, और ये हो गया हमारा पिस्टन की पहली पोजीशन, x1 पोजीशन। ओके, और पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। ओके, अब क्या हुआ, हमारा पिस्टन आगे की तरफ खसका तो समझ लीजिए वो यहाँ पे आ गया। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और ये जो पोजीशन है ये समझ लीजिए हो गई x2। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ का ये है dx। ओके, ये जो डिस्टेंस है वो है dx। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू A। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, दैट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर, ये जो भी वॉल्यूम है यहाँ पर, ओके, हमारे तो ये वॉल्यूम हमारी जो पिस्टन है उसने कवर किया है जब वो पोजीशन x1 से x2 की तरफ खसका, या फिर dx इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो dv है यहाँ पर वो इन्फिनिटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो पहले वॉल्यूम था इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम फैला था। ओके, अब वॉल्यूम हो गया यहाँ तक, तो अब वॉल्यूम है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वॉल्यूम जो चेंज हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी वॉल्यूम है उसे V1 कंसिडर कर दीजिए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम है उसे V2। तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ का, तो ये हो गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज़ नथिंग बट ये जो वॉल्यूम है ये हो गया हमारा वॉल्यूम dV। ओके, सो V2 माइनस V1, तो ये वॉल्यूम मिलेगा हमें। तो दैट इज़ वो है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब dW है यहाँ पे वो वर्क डन जो हमने किया ये इन्फिनिटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम लाने के लिए। ओके, सो dW क्या है, ये वो वर्क डन है जो हमारी गैस ने किया। ओके, हमारे सिस्टम ने किया हमारे सिलेंडर के वॉल्यूम को एक छोटे से अमाउंट में चेंज करने के लिए। ओके, अब आगे,
इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ V1, ओके, हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर कि V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया dV, एंड इट्स वॉल्यूम आफ्टर सम फाइनाइट चेंज विल बी VF, दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम, ओके। देन द टोटल वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़, तो वो रहेगा VW इज इक्वल्स टू, हमें टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ पे, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू VF, हम V1 से शुरू कर VI से शुरू करेंगे इनिशियल वॉल्यूम से, और कहाँ तक जाएंगे VF तक, फाइनल वॉल्यूम तक, P dV, ये W, ये है हमारे वर्क डन का फॉर्मूला, ओके। इस फॉर्मूले को हम दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे, तो DW इज इक्वल्स टू आएगा W, इंटीग्रेट करने के बाद, ओके, इसे इसका इंटीग्रेशन होगा W और इसका इंटीग्रेशन आएगा इस तरीके से, तो इसे सॉल्व करने के बाद dV का इंटीग्रेशन तो V ही आएगा, तो बस फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो VF माइनस VI, तो ये हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, we know that internal energy of the system can be changed either by providing some heat to it, okay, or by removing heat from it, okay। तो दो कंडीशन यहाँ से दी हुई है, दो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि हमें पता है कि अगर हमें इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है हमारे सिस्टम की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर उससे हमें हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। एक तो सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी हमें उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, या फिर उसकी हीट को हम क्या करेंगे, हम उसकी हीट को बाहर निकालेंगे, ओके। और बाय डूइंग सम वर्क, और उसके ऊपर हम कुछ वर्क करेंगे, या फिर हमारे सिस्टम को वर्क करना होगा सराउंडिंग के ऊपर, या फिर इसका मतलब हुआ कि एक्सट्रैक्टिंग वर्क फ्रॉम इट, हम उससे वर्क बाहर निकालेंगे, ओके। मीन्स हमारा सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगा और यहाँ पे हम सिस्टम पर वर्क करेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपके जो भी आपका सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, okay। When the amount of heat Q is added to the system does not do any work during the process. The internal energy increase by the amount, okay। अगर समझ लीजिए कि हमने हीट Q अमाउंट ऑफ हीट इतनी प्रोवाइड की हमारे सिस्टम को, और हमारे सिस्टम ने कोई भी वर्क नहीं किया, तो जो भी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो हो जाएगी Q, ओके। तो चेंज इन इंटरनल हो जाएगी Q। समझ लीजिए कि आपकी सिस्टम की पहले एनर्जी समझ लीजिए थी Q डैश, अब आपने उसमें Q इतनी ऐड की, ओके। तो पहले थी Q डैश, ओके, इंटरनल एनर्जी पहले थी Q डैश, फिर उसमें आपने Q इतनी ऐड की, ओके। तो ये होगी Q डैश प्लस 1, तो दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, चेंज निकालेंगे, तो Q डैश निकल जाएगा, और जो चेंज इन इंटरनल आएगी वो आएगी Q, तो इस तरीके से, तो चेंज इन इंटरनल होगी Q। ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ सिस्टम डज सम वर्क टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, नो हीट इज एडेड, ओके, टू इट वाइल एक्सपांडिंग। तो समटाइम्स क्या होता है, हमने पहले ही देख चुके हैं वैसा एग्जांपल कि यहाँ पर ओके, ये जो पहली केस थी पॉजिटिव वर्क की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो खुद वर्क कर रहा है हमारे सराउंडिंग के ऊपर, पिस्टन को वो मूव कर रहा है जब वो हमारे गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ओके। तो उस टाइम हमने कोई भी वर्क नहीं किया वहाँ पर, तो क्या होगा कि हमारे सिस्टम ने खुद की इंटरनल एनर्जी खर्च की, ओके, और उससे उसने क्या किया, वर्क किया, ओके। तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है आपके सिस्टम की वो क्या हो गई, लूज़ हो गई, मीन्स वो वहाँ पे जो चेंज है वो वहाँ पे रहेगा निगेटिव। अगर पहले इंटरनल एनर्जी कम है और फिर वो बढ़ती है तो इंटरनल एनर्जी हो गई पॉजिटिव। पहले इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है फिर वो कम होती है तो वो हो गई निगेटिव। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि पहले जो इंटरनल एनर्जी वो ज़्यादा थी हमारे सिस्टम की, अब उसने क्या किया, उस इंटरनल एनर्जी को खर्च करके कुछ वर्क किया, तो उसके कारण क्या हुआ, हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे वर्क तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो रहेगा निगेटिव। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि वर्क डन अगर पॉजिटिव है, ओके, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा वो रहेगा निगेटिव। और वाइस वर्सा भी, वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि अगर वर्क डन निगेटिव है, वर्क डन निगेटिव है मतलब आपका सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव रहेगा।
तो ऊपर वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ये वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे है नेगेटिव। तो इन प्रैक्टिस द इंटरनल एनर्जी कैन चेंज बोथ द वे। तो मोस्टली क्या होता है, इंटरनल एनर्जी दोनों तरीके से चेंज होती है, एक तो उसमें बाहर से हीट डाल के, या फिर आपका सिस्टम अगर वर्क करता हो। तो देयरफॉर वी कंसिडर बोथ इफेक्ट टुगेदर एंड राइट द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम दोनों इफेक्ट को कंसिडर करेंगे, जो हमने पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में देखा। अब दोनों इफेक्ट को हम कंसिडर करेंगे, ओके, कि दोनों इफेक्ट एक ही साथ हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने हमारे सिस्टम को बाहर से हीट एनर्जी दी, ओके, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी और साथ ही में उसने वर्क डन भी किया। तो वहाँ पे वर्क डन भी हुआ और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई। तो दोनों इफेक्ट को साथ कंसिडर करने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, जो भी हीट एनर्जी हमने बाहर से प्रोवाइड की माइनस जो भी वर्क डन हमारे सिस्टम ने किया सराउंडिंग के ऊपर। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हमारे थर्मोडायनामिक्स का जो भी फर्स्ट लॉ है उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब बस हमें इस इक्वेशन को शब्दों में पढ़ना है। तो क्या होगा, दिस इक्वेशन टेल्स यू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, इस तरफ है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इस तरफ हमारा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is the difference between the heat supply to the system and the work done by the system on the surrounding। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो भी हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है वो कुछ और न होते हुए क्या है, डिफरेंस है किसके बीच का, उन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का। उसमें से पहली है फिजिकल क्वांटिटी Q, जो कि दर्शाती है वो हिट जो हमने सिस्टम को प्रोवाइड की, या फिर वो एनर्जी जो हमने सिस्टम को बाहर से प्रोवाइड की, और वर्क डन दूसरी क्वांटिटी है वर्क डन, ओके, वर्क डन कौन सा, वो वर्क डन जो हमारे सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट, ओके, जो हमने इस इक्वेशन से डिराइव किया है। अब इस इक्वेशन को और एक हम रीअरेंज करके और एक तरीके से लिख सकते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से। तो रीअरेंज करेंगे हम हमारे इक्वेशन 5 को, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस W। तो इसे आप किस तरीके से पढ़ेंगे, तो ये भी हमारा थर्मोडायनामिक्स का ही फर्स्ट लॉ है। आप इसे कह सकते हैं कि ये अलग फॉर्म में है, लेकिन ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है। तो हमारा जो इक्वेशन 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, हमारे सिस्टम को, वो डिवाइड हो रही है हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और उस कुछ वर्क डन करने में, ओके। तो फिर से एक बार देखते हैं इसको कि जो भी हीट एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, वो खर्च हो रही है दो भागों में। सबसे पहला भाग है हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा भाग है कुछ वर्क डन करने में, ओके, जो वर्क डन हमारा सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर करेगा। तो सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपकी गाड़ी भी काम करती है, आपकी व्हीकल काम करते हैं, जो इंजन होते हैं आपके गाड़ियों में, ओके, वो कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर आप फ्यूल को जलाते हैं, ओके, तो फ्यूल कुछ हीट प्रोड्यूस करता है, वो हो गया Q। अब उस हीट से क्या होता है कि वो जो हीट एनर्जी आपके फ्यूल जलने के बाद तैयार हुई, वो दो भागों में खर्च होती है, ओके। पहला हिस्सा होता है वर्क डन, ओके, आपका इंजन काम करता है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, कुछ तो भी वर्क डन होता है, ओके। उसके बाद आपकी गाड़ी के जो भी पार्ट्स है वो होते हैं गर्म, ओके, वो हॉट हो जाते हैं, तो वो रिज़ल्ट है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ने का, ओके। सो इस तरीके से लॉ ऑफ ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो नेचर में या फिर प्रैक्टिकली काम करता है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं, ओके, पॉइंट नंबर 10, द क्वांटिटी W मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ओके, और Q जो भी प्रोवाइडेड हीट है कैन बी पॉजिटिव। तो वर्क डन और जो हमारी जो भी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही होती है, ओके, या फिर नेगेटिव भी हो सकती है या फिर ज़ीरो भी हो सकती है, ओके। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, और वर्क डन कैन बी ज़ीरो। तो जो एनर्जी है इट कैन बी पॉजिटिव,
इट कैन बी नेगेटिव, एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ये हम पिछले ही लेक्चर में देख चुके हैं, ओके, और कैन बी ज़ीरो। तो अगर ये दो फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, तो जो u है हमारा डेल्टा u, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को, या हमारे इक्वेशन नंबर जो भी हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी इंटरनल एनर्जी बनी है Q माइनस W से। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी अगर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, तो हमारा जो डेल्टा U है ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकता है। अब वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले केस 1, तो केस 1 में देखते हैं हम कि व्हेन मोर हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम देन द वर्क डन बाय इट। अगर आप क्या कर रहे हैं कि बाहर से ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहे हैं, या हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे वर्क डन होगा, ओके, और आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा सिस्टम है, हमने इसको 200 जूल इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की और इसने 100 जूल इतने वर्क डन में खर्च कर दी, तो कितनी बची, 100 बची। तो जो 100 यहाँ पे बची है, ओके, वो जो 100 जूल की एनर्जी बची है वो यूटिलाइज होगी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी रहेगी पॉजिटिव, आप देख सकते हैं 100 माइनस 200 माइनस 100 दैट विल बी पॉजिटिव 100, ओके। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है आपके सिस्टम की वो बढ़ेगी, मतलब वो ज़्यादा रहेगी, या दैट एनर्जी इज़ पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो। नेक्स्ट केस, व्हेन मोर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम देन हीट एडेड टू इट, ओके। अगर क्या होता है कि आपके सिस्टम ने ज़्यादा वर्क कर लिया, तो वो क्या करेगा, उसकी ज़्यादा वर्क करेगा समझ लीजिए, तो क्या होगा, उसकी जो हीट एनर्जी है वो क्या होगी, वो ऐड होगी, ओके, देन द हीट एडेड टू इट। तो क्या होगा, इसमें हीट ऐड होगी, वो हीट कहाँ होगी, आपके सिस्टम से बाहर निकलेगी और वो सराउंडिंग में ऐड होगी, ओके। इन दिस केस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ डिक्रीज, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 जूल ऑफ वर्क डन आपके सिस्टम ने किया, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 जूल अगर आपके सिस्टम ने किया वर्क डन, और 200 जूल इतनी एनर्जी अगर बाहर चली गई आपके सिस्टम से, 100 जूल इतना वर्क डन किया और 200 जूल इतनी बाहर निकल गई एनर्जी आपके सिस्टम से, तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, 100 जूल इतना आपका लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी आएगा। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है आपके सिस्टम की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ओके। दैट वैल्यू इज़ इन नेगेटिव, in terms of negative terms, that means what, that value is less than 0. अब केस 3 देखते हैं, when heat is added to the system and work done by it are same। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी हीट ऐड हो रही है सिस्टम में, ओके, और वही की वही कन्वर्ट हो रही, उतनी ही हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में, सेम जितनी हीट आप बाहर से दे रहे हो उतनी ही कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। तो क्या होगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि समझ लीजिए आप 100 जूल का वर्क डन बाहर से सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं और वो 200 जूल ऑफ हीट को बाहर निकाल रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, जितना वर्क डन आप कर रहे हो, ओके, सिस्टम के ऊपर उतनी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, ये एक केस हो गई। या फिर हीट एनर्जी आपने बाहर से दी, ओके, और वर्क डन हुआ, तो हीट एनर्जी समझ लीजिए आपने 200 जूल इतनी हीट एनर्जी बाहर से प्रोवाइड की और 200 जूल इतना वर्क डन हुआ। देखिए दो केसेस हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने वर्क डन किया सिस्टम के ऊपर और हीट एनर्जी बाहर निकल गई, ओके, और यहाँ पर दूसरी तरफ से मैंने क्या कहा है कि आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की 200 जूल और 200 जूल का वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना हीट एनर्जी बाहर निकल रही है या फिर बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो उतना ही वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है या फिर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कर रहा है। तो उसके कारण यहाँ पे जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा वो रहेगा ज़ीरो, क्योंकि हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब का सेम कनेक्शन है, की जो क्वांटिटी है वो सेम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जिसके कारण यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो नहीं चेंज होगी, ओके। अब लास्ट बट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपका जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ओके, ये जनरलाइज फॉर्म है, ओके, या जनरलाइज लॉ है या फिर जनरलाइजेशन है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप जानते ही हो कि एनर्जी जो है हमारी, ओके, वो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओके, इट कैन कन्वर्टेड, ओके, इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ओके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ओके। तो एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ओके। और जो टोटल अमाउंट है एनर्जी की इन आइसोलेटेड सिस्टम, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो भी मैग्नीट्यूड है आपकी एनर्जी का इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओके। सो दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यही दिख रहा है कि आप बाहर से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, और यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में, ओके। या फिर वर्क डन जब आप कर रहे हो तो उसके कारण आपके सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे पहली केस में तो हमारी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में, और दूसरी केस में हमारा वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ओके। सो दैट मीन्स दैट दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क की कंसेप्ट को आपको याद रखना है अच्छे से, ओके। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा, तो इसमें जो फार्मूला नंबर 3 है, ओके, लेट मी शो यू इन जूम। तो यहाँ पे जो फार्मूले हमने यहाँ पे देखे हैं, जैसे फार्मूला नंबर 3 है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके। ये भी फार्मूला इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, dW इज इक्वल्स टू P डेल्टा भी, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगा, ओके। और जो भी केसेस हमने यहाँ पे लिए हैं, उन केसेस को अच्छे से समझ लीजिए, ओके। तो उससे निकलने वाले ये जो भी फार्मूले हैं, ये सारे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो ख़त्म होता है, ओके। थैंक यू।